हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा हम लोग AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर का जो न्यू सेशन है 2026-27 उसके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। और इसमें मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ उसका नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये जो सब्जेक्ट है ये सब ब्रांचेस में कॉमन है। हर स्ट्रीम का, हर ब्रांच का स्टूडेंट बीटेक फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो अब इसकी यूनिट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं और यूनिट 1 में सी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स से ये सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है। तो इसका आज लेक्चर नंबर 6 देखते हैं। इसके अंदर ऑपरेटर्स सी में कौन कौन से होते हैं ये टॉपिक आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट बात आपके लिए क्या है कि ऑपरेटर्स के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं। अब जो नया सिलेबस आपका रिवाइज हुआ है उसमें सी में 3 ही ऑपरेटर्स मेंशन्ड हैं, तो उन 3 के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से 3 ऑपरेटर्स हमें डिस्कस करने हैं डिटेल में। मैं नाम आपको सारे बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताऊंगी, लेकिन डिटेल में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स, इन 3 ऑपरेटर्स को हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। अब देखिए इसी से आपको आइडिया हो जाएगा ये जो ऑपरेटर्स आपके सिलेबस में है उससे कितने PYQs बनते हैं। और ये प्रीवियस ईयर में AKTU में जब सी प्रोग्रामिंग चलता था तो सी प्रोग्रामिंग लास्ट टाइम तक सी प्रोग्रामिंग में इस टॉपिक से इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आज इस लेक्चर के अंदर कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे वो सब आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं सी में। तो बेटा सबसे पहले सिंपल एक छोटे से एग्जांपल से मैं बताती हूँ। मान लीजिए मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने लिखा C इज इक्वल टू A प्लस बी। मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, क्या है एक्सप्रेशन में? C इज इक्वल टू A प्लस बी। इसमें ये जो है आपके ये इक्वल टू प्लस ये तो है आपके ऑपरेटर्स, these are operators, and this C, A and B, these are operands। ठीक है, ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स मतलब ऑपरेंड्स क्या है? वो डेटा जिसके ऊपर काम हो रहा है उसको हम ऑपरेंड बोलेंगे, और ऑपरेटर वो सिंबल है जो ये बताते हैं कि क्या काम होना है। what operation has to be performed is shown with the help of a symbol, that symbol is called as operator। ठीक है, जैसे अब यहां पर आपको बताया कि this equal to is assignment operator over here and this plus is addition operator। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इसमें होना क्या है कि A एक ऑपरेंड है, B एक ऑपरेंड है, इन दोनों की वैल्यूज को ये जो ऑपरेटर है ये ऐड करेगा और जो भी रिजल्ट आएगा उस वो C के अंदर हम असाइन कर देंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या बताता है कि राइट साइड पर जो भी वैल्यू है, जो भी एक्सप्रेशन है उसको आप कंप्यूट कीजिए और लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के अंदर उसको असाइन कर दीजिए। ठीक है, और A और B जो है ये ऑपरेंड्स हैं मतलब ये कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं, ये कोई वैल्यूज भी हो सकती हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, मतलब एक्चुअली ये वो डेटा है जिसके ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बस इस पूरे के पूरे थिंग को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन क्या हुआ या ऑपरेटर क्या हुआ? ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड। क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल्स हम यूज करते हैं उनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं, है ना। परफॉर्म्ड ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स, इस बात का क्या मतलब है? कुछ ऑपरेटर ऐसे होंगे जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करेंगे, कुछ होंगे जो 2 पे करेंगे, कुछ 3 पे करेंगे। तो मतलब ऑपरेंड 1 2 3 हो सकते हैं, है ना, मल्टीपल ऑपरेंड्स हो सकते हैं। tells the compiler to perform specific mathematical और logical manipulations। ये कंपाइलर को बताता है कि एक्चुअली उसे क्या काम करना है, मैथमेटिकल भी, लॉजिकल भी, बहुत सारी चीजें। जिस टाइप का ऑपरेटर होगा उस टाइप की इंस्ट्रक्शन वो कंपाइलर को जनरेट करेगा। ठीक है, फिर आता है the values and variables used with operators are called operands। ये जो है, ये जो ऑपरेटर्स के साथ जो वैल्यूज हमने यूज की जिनके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं उनको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। ठीक, क्लियर। अब कितने तरह के ऑपरेटर होते हैं? जनरली अगर हम ऑपरेटर को डिवाइड करें तो ब्रॉड जो कैटेगरी है ऑपरेटर्स की उसमें 3 तरह के होते हैं। पहला होता है यूनरी ऑपरेटर, दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेटर और तीसरा होता है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर कौन सा है? जिसमें एक ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट है। यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर कौन सा है? जिसमें 2 ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट है। और टर्नरी ऑपरेटर कौन सा होता है? जिसमें 3 ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मतलब क्या हुआ? यूनरी का मतलब क्या है? देखो यहां पर हम लिख देते हैं, ऑपरेटर्स जो हैं सबसे पहला यूनरी
फिर दूसरा बाइनरी, फिर तीसरा टर्नरी। बाइनरी एंड टर्नरी, ये 3 ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। यूनरी मतलब वर्क ऑन वन ऑपरेंड, है ना, इट वर्क्स ऑन टू ऑपरेंड्स। ऐसा ऑपरेटर जो 2 ऑपरेंड्स पे काम करेगा, 2 से कम पे काम नहीं करेगा, 2 से ज्यादा पे काम नहीं करेगा, उसको कहेंगे बाइनरी ऑपरेटर। और टर्नरी कौन सा होगा? दैट वर्क्स ऑन 3 ऑपरेंड्स। 3 ऑपरेंड्स पे जो काम करेगा उसको हम कहेंगे टर्नरी ऑपरेटर। तो 3 तरह के ऑपरेटर हैं यहाँ पर, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। अब एक एक करके बस एक बार नजर लगानी है, उसके बाद हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। यूनरी ऑपरेटर के एग्जांपल देखो, प्लस प्लस, माइनस माइनस, दिस इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर जितने भी होते हैं आपके, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो डिवीजन, ये सारे आपके बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। ऑल दीज आर बाइनरी, मतलब इसमें 2 की जरूरत होती है आपको। जैसे हमने कहा कि आप एडिशन कर रहे हो तो 2 नंबर तो आपको देने पड़ेंगे ना जिनके बीच में आप एडिशन परफॉर्म करेंगे, तो ये 2 ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट है एक ऑपरेटर को, है ना, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेटर है। ऐसे ही सारे ये प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स आप पढ़ेंगे, वो भी सब बाइनरी होते हैं। लॉजिकल भी आप बाइनरी होते हैं। तो ये 3, पहला, दूसरा, तीसरा आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। ये 3 ऑपरेटर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर्स में आते हैं, ये सब भी बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। ये वंस कॉम्प्लीमेंट जो है ये एक यूनरी ऑपरेटर है। दिस वंस कॉम्प्लीमेंट इज यूनरी ऑपरेटर, दिस इज यूनरी, दिस इज यूनरी, है ना। ऐसे ही ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये सारे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर के ग्रुप में आते हैं, ये भी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। और कंडीशनल ऑपरेटर एक टर्नरी ऑपरेटर है, वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्वेश्चन मार्क फॉलोड बाय कोलन, इस तरह से हम इसको दिखाते हैं। तो हल्का हल्का इनके बारे में मैं बता दूंगी, वैसे डिटेल में आपको उन्हीं के बारे में पढ़ना है जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। तो कितने टाइप के ऑपरेटर्स हैं ये देखना है। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो डिवीजन, इनके बारे में बात करेंगे। फिर आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिर बिटवाइज ऑपरेटर्स, जो अभी पीछे भी हमने लिख रखा था, है ना, बिटवाइज, ये देखो ये बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। फिर आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, और फिर आपका कंडीशनल ऑपरेटर होता है, कॉमा ऑपरेटर भी होता है, साइज ऑफ ऑपरेटर भी होता है। तो हल्का हल्का इनके बारे में मैं बता दूंगी, बाकी डिटेल में आपको इन्हीं के बारे में पढ़ना है, ठीक है बेटा। अब बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली क्या है, देखो इस तरह से मान लो कि बिटवाइज एंड, एग्जाम्पल के लिए बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, है ना, बिट और लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और कॉम्प्लीमेंट और एक्सॉर, ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। बिटवाइज का मतलब है कि जो नंबर है उस नंबर को पहले हम बाइनरी में चेंज करते हैं, उसके बाद ये ऑपरेटर हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो सारे बिटवाइज ऑपरेटर क्या कहलाते हैं कि नंबर को आप पहले बाइनरी नंबर्स में चेंज करो, फिर इंडिविजुअल बिट्स के ऊपर काम करो, तब वो बिटवाइज ऑपरेटर ऑपरेट हो पाते हैं। तो वो सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो हम लोग इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है आगे चल के कहीं पर ये आए। फिर आते हैं आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का मतलब इक्वल टू, है ना, इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर जनरली कहते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे आ जाते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट्स आ जाते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट मतलब इक्वल टू को मिक्स कर देते हैं और दूसरे ऑपरेटर्स के साथ, जैसे ये हुआ प्लस इक्वल टू हुआ, माइनस इक्वल टू हुआ, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू हुआ, डिवीजन इक्वल टू हुआ, ये सारे आपके कंपाउंड असाइनमेंट्स आते हैं, है ना। इनका मतलब भी मैं एक स्लाइड में आपको बता दूंगी। फिर आता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या कहता है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, क्वेश्चन मार्क और कोलन, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर का एग्जाम्पल क्या है? इस तरह से मान लो कि बेटा एक छोटी सी स्लाइड पे इनके बारे में मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन नहीं है,
तीन ही ऑपरेटर्स हैं, लेकिन फिर भी हल्का हल्का मुझे लगता है आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, बहुत डिटेल भी नहीं। तो मैं इस लेक्चर के एंड होते होते इन ऑपरेटर्स के बारे में हल्का हल्का आइडिया आपको दूंगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल एकदम से समझ नहीं आएगा, स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर आते हैं। इसी के अंदर सी प्रोग्रामिंग में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। क्या क्या चीजें हैं देखिए। सबसे पहले प्लस ऑपरेटर क्या करता है? ये दो जो ऑपरेंड आप देंगे उनके बीच में आप इसको लगाएंगे, उन दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यूज को ये ऐड कर देगा, है ना। तो क्या करेगा? इट एड्स टू न्यूमेरिक वैल्यूज, दो वैल्यूज को ऐड करने का काम करेगा। जैसे यहाँ पर एक वैल्यू अगर a है दूसरी b है तो ये a प्लस b कर देगा, इसीलिए इसको बाइनरी ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि दो वैल्यूज पे ये काम करता है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन हमें पता है क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये चारों इसी तरीके से काम करेंगे। फिर एक नया आता है आपका ये मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर, ये आपके लिए नया है। मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है? अगर आप किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर बचता है, ये वो प्रोवाइड करता है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसकी बात कर रही हूं मैं, तो ये क्या करेगा? a को b से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा उसको जनरेट करेगा, रिमाइंडर जनरेट करेगा। फिर यूनरी प्लस यूनरी माइनस, ये वो यूनरी लिखा हुआ है आगे देखो, यूनरी प्लस यूनरी माइनस। इस बात का क्या मतलब है कि जैसे हम सिंपल मैथ्स में लिखते हैं ना -3, है ना, तो ये जो माइनस है ये सिर्फ इस नंबर का साइन बताने के लिए यूज होता है। तो सी में ये यूनरी माइनस के नाम से जाना जाता है। इसी तरह अगर मैं लिखूं +3, तो बाय डिफॉल्ट कोई भी नंबर अगर हम उसके आगे माइनस नहीं लगा रहे तो बाय डिफॉल्ट वो प्लस ही होता है, तो यहाँ उस ऑपरेटर को यूनरी प्लस कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गए यूनरी प्लस और यूनरी माइनस, सिंपल। ये क्या है देखिए, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द पॉजिटिव वैल्यू एंड फ्लिप्स द साइन ऑफ द वैल्यू। यूनरी माइनस क्या करती है? साइन चेंज कर देती है। फिर आते हैं आपके प्लस प्लस और माइनस माइनस, इनके बारे में, इन तीनों के बारे में मैं भी डिटेल में डिस्कस करूंगी। ये नए ऑपरेटर्स आपके पास आए हैं, है ना। ये है मॉड्यूलो डिवीजन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो अगला जो हमारा कंसर्न रहेगा वो इन्हीं के ऊपर रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है, हर एक ऑपरेटर किसी भी डेटा टाइप के ऊपर आप जरूरी नहीं है लगा पाए, है ना। हर ऑपरेटर की अपनी लिमिटेशन होती है कि वो कहां पर किस तरह से काम करेगा। जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, ये किसी भी टाइप के डेटा के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन मॉड्यूलो डिवीजन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इनके ऊपर लिमिटेशंस हैं, वो हमें देखनी है। पहले तो हम ये समझेंगे ये काम कैसे करते हैं, फिर हम लिमिटेशंस भी देखेंगे, किस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं और ये किस तरह से मेंटेन होते हैं, ठीक है। तो पहले मेरे ख्याल से चलिए पहले इनके बारे में मैं आपको हल्का सा बता दे। चलिए यहीं देखिए। तो देखिए बेटा, सबसे पहले क्या समझना है, ये एक प्रोग्राम है, मैंने जान के एक प्रोग्राम बनाया है, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बताइए और विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम दिखाइए, डिमॉन्स्ट्रेट करिए कि वो किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की एप्लीकेशन हमने रखी हुई है। हम देखेंगे कि जब हम प्रिंट कराएंगे वैल्यूज को तो क्या वैल्यूज हमारी प्रिंट होंगी, ठीक। अब एक एक करके मेरे साथ में देखिए। आप पहले आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ, a की वैल्यू है आपकी 25 और b की वैल्यू है 5, ठीक है। सबसे पहला वाला प्रिंटफ क्या कह रहा है? a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू, तो एज इट इज लिखा हुआ आ गया। क्या लिखा हुआ आ गया? a प्लस बी इज इक्वल टू, है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू, और a और b को इसने दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया? a इज 25, b इज 5, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 30। आप यहाँ आउटपुट में भी देख सकते हैं, तो पहला वाला आउटपुट जो है आपका वो a प्लस बी इज इक्वल टू 30 आ गया, है ना। अब एक चीज आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, ये /n, ये \n आपको नजर आ रहा है ना। तो ये \n जो होता है इसे हम न्यू लाइन कैरेक्टर बोलते हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर। इसका क्या मतलब है कि जब भी ये वैल्यू, प्रिंटफ क्या कहता है कि डबल कोट्स के अंदर आपने जो लिखा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जहां %d या कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर है वहां वैल्यू प्रिंट होगी। तो a प्लस बी की जो भी वैल्यू होगी वो उठ के यहाँ प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है ये न्यू लाइन कैरेक्टर। तो न्यू लाइन कैरेक्टर क्या कहता है कि आप वैल्यू को प्रिंट करो और प्रिंट करने के बाद नई लाइन में कर्सर को ले जाओ। मतलब अगर आप ये नहीं लगाते तो आता a प्लस बी इज इक्वल टू 30, और अगला वाला जो है a माइनस बी इज इक्वल टू समथिंग जो भी आ रहा है वो इसके साथ साथ आता रहता।
लेकिन क्योंकि हमने यहाँ न्यू लाइन इंसर्ट कर दिया तो अब क्या होगा, जैसे ही प्रिंट करेगा a प्लस बी इक्वल टू 30, उसके बाद कर्सर अपने आप अगली लाइन में जाएगा और अगली चीज जो प्रिंट होगी वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप प्रिंट करते हैं, अगर आपको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट चाहिए होता है तो उसके लिए हम प्रिंटफ के अंदर स्ट्रिंग में ये जो एस्केप सीक्वेंस है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। आप जैसे जहां इंसर्ट करेंगे वहां ये न्यू लाइन को प्रोड्यूस कर देगा। ठीक, तो आई होप ये बात समझ आ गई। तो क्या हुआ, a प्लस बी इज इक्वल टू परसेंटाइल d की जगह a प्लस बी की वैल्यू उठ के दिखाई दी और फिर उसके बाद न्यू लाइन हो गया। इसी वजह से अगली आउटपुट जो है वो अगली लाइन में आपको नजर आ रही है, अदरवाइज ऐसे दिखता। ठीक है, चलिए फिर आ गया आपका अगला है a माइनस बी। ये नेगेशन के लिए, मतलब सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब a की वैल्यू क्या चेंज हुई है, चलिए अगर मैं यहां देखूं, a की वैल्यू है आपकी 25 और b की वैल्यू है 5 इनिशियली। ठीक है, जब हमने a प्लस बी परफॉर्म किया तो ये a प्लस बी की वैल्यू हमने किसी वेरिएबल के अंदर तो रखी नहीं, कंप्यूट की और डायरेक्टली प्रिंट करा दी। तो a और b की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब हम a माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, a में से b को माइनस करो, a क्या है 25, b है 5, तो क्या आंसर आएगा 20 की वैल्यू को यहाँ प्रिंट कर दो। तो इसका आउटपुट क्या बनेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 20 और उसके बाद फिर आपने न्यू लाइन किया हुआ है तो फिर अगला आउटपुट फिर अगली लाइन में चला जाएगा। ठीक है, इनके आउटपुट मैं यहाँ साथ साथ बता रही हूँ किस तरह से बन रहा है। ठीक, अब देखिए क्या अब a और b की वैल्यू में कोई चेंज हुआ, नहीं। हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप कोई आउटपुट क्वेश्चन कर रहे हैं या प्रोग्राम बना रहे हैं, आपको ये देखना है कि जो वेरिएबल्स के ऊपर आप ऑपरेशन कर रहे हैं कहीं वेरिएबल्स की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, उसी के हिसाब से वो आगे वैल्यूज उठाएंगे, क्योंकि एक वेरिएबल एक टाइम पर सिर्फ एक ही कोई वैल्यू रख सकता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, a मल्टीप्लाइड बाय b, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 125। तो देखो यहाँ पर 125 आ गया है ना, 125 बना दिया इसने, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब यहाँ देखो a डिवाइडेड बाय b क्या है, a की वैल्यू है 25, b की वैल्यू है 5, तो आंसर क्या आया 5 है ना। तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, 5 प्रिंट कर दिया। तो देखिए ये इसने 5 प्रिंट कर दिया, हो गया। अभी b और b की वैल्यू चेंज नहीं है ना। अब देखो क्या आया यहाँ पे, a मॉड्यूलस b, मॉड्यूलस क्या कहता है कि अब a को b से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा वो इसमें आएगा। तो मतलब 25 को 5 से डिवाइड करने पर क्या बचा रिमेनिंग, 0। मॉड्यूलस क्या आता है, 0। कैसे, 25 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 5 25 एंड दिस इज 0। पूरा चल गया है, तो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो जो रिमाइंडर है ना वो आपको मिलेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो देखिए यहाँ पर आ गया आपका 0, मॉड जो है वो 0 प्रोड्यूस कर दिया उसने। अब यहाँ देखो दिस इज प्लस ए एंड दिस इज माइनस ए, तो दिस इज प्लस 25 एंड दिस इज माइनस 25। ए की वैल्यू 25 है, प्लस और माइनस में उसने दिखा दी। अब देखो ध्यान से, ये है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। क्या है ये, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इन दो ऑपरेटर्स पे मैं अभी 5 मिनट बाद इसी स्लाइड पर, 10 मिनट बाद मैं इसी स्लाइड पर लौट के आऊंगी और फिर मैं बताऊंगी कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने यही डाला है क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है कि आप अरिथमेटिक, सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिमॉन्स्ट्रेट करिए तो एक ही एग्जाम्पल है जिसमें सारा काम आपका हो जाता है। तो अभी इस पर हम अभी वापस लौट के आएंगे जब मैं आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में कंप्लीटली बता दूंगी। तो आई होप यहाँ तक के ऑपरेटर्स तो आपको समझ आ गए, है ना। अब हमने क्या कहा था कि ये सारे बेसिक ऑपरेटर तो हमें पहले पता है, हमें मॉड्यूलो डिवीजन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इनके ऊपर हमें डिटेल में बात करनी है कि क्या क्या चीज हम इनके ऊपर कर सकते हैं और क्या ऑपरेशन इनके ऊपर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इनके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। पहला जो ऑपरेटर है जो हमें अब डिटेल में देखना है वो है मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर। क्या है ये, इट प्रोड्यूसेस द रिमाइंडर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बेस्ट तरीका है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने का, सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल से चीजों को समझिए। सपोज हमने लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h और इंट मेन, और फिर यहां मैंने लिखा इंट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2, c। ठीक है, और c इज इक्वल टू a मॉड्यूलस b। फिर printf परसेंटाइल d, c, रिटर्न 0 और ये मैंने कर दिया क्लोज। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 2 है। जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, है ना।
तो इट विल प्रिंट, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा आउटपुट, है ना। क्यों? क्योंकि हमने 5 को 2 से डिवाइड किया, तो 2 2 जा 4 और रिमाइंडर बचा 1। आगे तो ये चल नहीं सकता, तो ये जो 1 होगा ये इसका आउटपुट आएगा, है ना, ये इसके अंदर आ जाएगा। ये तो सिंपल बात हो गई कि मॉड्यूलर डिवीजन क्या होता है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है कि इनका क्या मतलब होता है और वो किस तरह से काम करते हैं, उनको देखते हैं। देखिए बेटा, चलिए पहली चीज क्या है, अब पहला पॉइंट जो आपको याद रखनी है क्या, देखिए सपोज मैं आपसे कहूंगी, मैं अब हेडर फाइल लिख रही हूँ, मैं सिर्फ मेन फंक्शन लिख रही हूँ जिससे आपको पता चल जाए, या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा x इज इक्वल टू -5 अपॉन या -5 मॉड 2, ठीक है। तो एक मैंने कहा x इज इक्वल टू -5 मॉड -2, एक मैंने लिखा x इज इक्वल टू -5 या 5 मॉड 2, और फिर है x इज इक्वल टू 5 मॉड -2, ठीक है। मतलब क्या किया मैंने कि 5 को मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ और रिमाइंडर निकालना है मुझे, मैंने मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर लगाया हुआ है। कहीं पर न्यूमरेटर पॉजिटिव है, कहीं पर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, कहीं न्यूमरेटर नेगेटिव है, कहीं डिनोमिनेटर नेगेटिव है। मैंने सारे कॉम्बिनेशन लिख रखे हैं, है ना। दोनों नेगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, या डिनोमिनेटर नेगेटिव है या न्यूमरेटर नेगेटिव है। तो उस केस में इसका रिजल्ट कैसा आएगा। अगर हम नॉर्मल मैथ्स में देखें और हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो उस केस में दोनों में से अगर एक भी नेगेटिव है तो रिजल्ट आपका नेगेटिव आता है, और अगर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाता है ना। तो मैथ्स के हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए, -1। देखो अगर मैं मैथ्स के हिसाब से देखूं तो इसका आंसर आएगा -1, इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा 1, और इसका भी आंसर आएगा -1। मैथ्स के हिसाब से तो यही होता है, लेकिन एक्चुअली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर के केस में आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर का साइन देखना है। जो न्यूमरेटर का साइन होगा वही रिजल्ट का भी साइन होगा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर का साइन माइनस है तो इसका रिजल्ट आएगा -1, यहाँ माइनस है तो इसका भी रिजल्ट आएगा -1। ये -1 से -1 कैंसिल यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। 2 से 5 को डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचता है, तो इसका -1 ही आंसर आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर का साइन माइनस है। यहाँ पर न्यूमरेटर प्लस है तो रिजल्ट आएगा 1, है ना, और यहाँ भी न्यूमरेटर प्लस है तो रिजल्ट आएगा 1। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ कि इन मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर साइन ऑफ the remainder depends upon the sign of numerator only, मतलब सेम एज न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर का जो साइन होगा वो ही आपके रिमाइंडर का भी साइन होगा, एग्जैक्टली और कोई इसमें नई चीज नहीं है, ठीक है। ये तो पहली बात हो गई कि मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर क्या जनरेट करता है, रिमाइंडर जनरेट करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो आपके न्यूमरेटर का साइन है वही हमेशा रिजल्ट का साइन होगा। और तीसरी बात क्या है, ये देखिए और क्या पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, modulo division operator does not work with float or double type variables or constants।
मतलब फ्लोट और डबल टाइप के वेरिएबल या कांस्टेंट पे ये काम नहीं करता। इस बात का क्या मतलब है, इसका एग्जांपल देखो। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा इंट मेन, छोटा छोटा कोड का एग्जांपल मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रही हूँ, और मैंने लिखा फ्लोट x इज इक्वल टू सपोज 7.5 कॉमा y इज इक्वल टू 5 कॉमा z, ठीक है, और z इज इक्वल टू मैं आपसे कहूं कि x मॉड y, ठीक है, और फिर printf परसेंटाइल f, क्योंकि फ्लोट है z की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है। तो यहां पर ये एरर प्रोड्यूस करेगा, कहां पर, जहां आपने ये काम किया है वहां ये एरर प्रोड्यूस करेगा। ये कहेगा कि भाई फ्लोट नंबर पर आप यहां पर मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर नहीं लगा सकते, यहाँ x और y फ्लोट वेरिएबल्स हैं। ऑब्वियस सी बात है, जहां डेसिमल पॉइंट आप लगा रहे हैं वहां पर रिमाइंडर का क्या सेंस बचता है, कोई सेंस नहीं बचता। डेसिमल पॉइंट लगा के आपने 0 ऐड कर एक बार और टेबल चला दिया, तो इसलिए रिमाइंडर का सेंस वहां बनता है जहां सिर्फ इंटीजर्स कैरेक्टर्स पे आप काम कर रहे हैं, है ना। तो इट विल जनरेट एरर, है ना। तो बस यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या है कि मॉड्यूलो डिवीजन वर्क्स ऑन इंट एंड कैर डेटा टाइप ओनली। तो मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स और कैरेक्टर्स पे काम करता है, इसके अलावा फ्लोट डबल टाइप की जो वैल्यूज होती हैं उनके ऊपर आप मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर नहीं लगा सकते, ठीक है। ठीक है बेटा, तो अब देखो मॉड्यूलो डिवीजन क्लियर हो गया। अब इसके आगे देखते हैं इंक्रीमेंट, या चलो एक प्रोग्राम बनाते हैं, सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट गिवन इंचेस इनटू फीट एंड इंचेस। ये इसका हल्का सा एप्लीकेशन है जो आपको पता चलेगा कि किस तरह से मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसका सबसे पहले आइडिया बताती हूँ कि किस तरह से काम करेगा। मान लो हमने क्या कहा कि हमने यूजर से इंचेस पूछने हैं कि आप हमें इंचेस बताइए, फिर उन इंचेस को हम फीट और इंचेस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए यूजर ने आपको बताया 28 इंचेस, यूजर ने इनपुट किया 28 इंचेस, तो आप इसे फीट एंड इंचेस में कैसे चेंज करेंगे, फीट कितने हैं और इंचेस कितने हैं आपको ये बताना है ना। अब हमें ये पता है कि 1 फीट is how many 12 inches, 1 फीट इज 12 इंचेस। तो अगर मैं 28 इंचेस को 12 से डिवाइड कर दूं तो मुझे फीट मिल जाएंगे। तो इसका मतलब अगर मैं मान लो फीट निकालूं तो क्या होगा, 28 डिवाइडेड बाय 12, है ना, ये मुझे फीट दे देगा कितना, 2 फीट, 2 फीट मुझे मिल गए, है ना। एक और बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो डिवीजन ऑपरेटर होता है ना, अगर दो इंटीजर वैल्यूज को आपस में आप डिवाइड करते हैं तो ये इंटीजर वैल्यू ही प्रोड्यूस करता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंटीजर टू इंटीजर डिवीजन आप करेंगे तो रिजल्ट आपको इंटीजर ही मिलेगा। जैसे अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं तो रिजल्ट मुझे 2 मिलेगा, 2.5 नहीं मिलेगा, 2 मिलेगा। 5 को 2 से डिवाइड करने पर 2.5 नहीं मिलेगा, 2 मिलेगा। क्यों, क्योंकि दो इंटीजर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमें इंटीजर मिलता है, सी में ये रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हम 12, मान लीजिए 28 को हमने 12 से डिवाइड किया, भाई एक फीट में 12 इंचेस है, तो इंचेस दे रखे हैं फीट निकालने के लिए, हम इसे 28 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 2 फीट आ गया, है ना। अब रिमेनिंग इंचेस कैसे निकालें, तो उसके लिए सीधा सीधा है कि खाली अगर इंचेस हमें निकालने हैं तो कैसे लिख सकते हैं, इंचेस या रिमेनिंग इंचेस किस तरह निकलेंगे, 28 को आप 12 से डिवाइड करके इसका मॉड्यूलस निकाल लो, जो रिमेनिंग होंगे वो सारे निकल जाएंगे। तो रिमेनिंग कितना आ गया आपका, रिमेनिंग 4 इंचेस। तो इसका मतलब है 28 इंचेस का मतलब कितना हो गया, 2 फीट 4 इंचेस, है ना, 2 फीट 4 इंचेस। तो बस इस तरह से ये काम आपको कोड में करना है, ठीक। अब ये देखिए कैसे लिखेंगे, बहुत हल्का सा कोड है, सिंपल सा, और ये मैं करा इसलिए रही हूँ कि आपको धीरे धीरे कोड का जो एक्यूमेन है आपका वो धीरे धीरे डेवलप होने लगे। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं, इंट मेन, ठीक है। और अब हमने यहां पर इंट एक वेरिएबल लिया इंच या इंचेस,
ठीक है, एक लिया फीट और एक ले लिया कैसे कहें, रिमेनिंग इंचेस, है ना, रिमेनिंग अंडरस्कोर इंचेस। भाई इंचेस तो वो होगा जिसे हम यूजर से इनपुट करा लेंगे, फीट हम निकालेंगे और रिमेनिंग इंचेस जो होंगे वो हमें लास्ट में बताने हैं। ठीक है, तो अब क्या लिखे, प्रिंटफ एंटर हाउ मेनी इंचेस, कितने इंचेस है वो एंटर करो। तो क्या होगा, स्कैनिफ, सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद एंड, और फिर आ गया आपका इंचेस। आपने इंचेस की वैल्यू जो थी उसे इनपुट करा लिया, इंचेस इनपुट हो गए। अब होने के बाद आपको क्या करना है, फीट निकालना है, कितने फीट कितने इंचेस। तो फीट बना लो सबसे पहले। तो आपने लिखा फीट इज इक्वल टू इंचेस डिवाइडेड बाय 12, है ना। और रिमेनिंग इंचेस कैसे आएंगे, रिमेनिंग इंचेस इज इक्वल टू कितना है ये टोटल इंचेस और मॉड्यूलस 12, है ना। इंचेस को 12 से डिवाइड करो कि जो रिमाइंडर बच रहा है वो बचे हुए इंचेस होंगे। ठीक है ना, तो बस अब प्रिंट करा दो डायरेक्टली। तो प्रिंट एफ इन या in percentile D inches there are percentile D feet and इसी के साथ है, मतलब मैं आगे कंटिन्यूएशन में ही लिख रही हूँ, ये आप मान के चलें कि इन परसेंटाइल डी इंचेस, मतलब कितने इंचेस आपने दिए उतने इंचेस में देयर आर इतने फीट एंड इतने इंचेस, परसेंटाइल डी रिमेनिंग इंचेस, है ना। परसेंटाइल डी इतने फीट एंड इतने इंचेस, इस तरह से लिखो, कॉमा। पहले वाले परसेंटाइल डी की जगह क्या आना चाहिए, इंचेस आना चाहिए, मतलब इंचेस के अंदर जो वैल्यू है वो आ जाएगी। दूसरे के अंदर आएगी फीट वाली वैल्यू, है ना, और तीसरे के अंदर आएगी रिमेनिंग इंचेस। अगर मैं इनको छोटा, चलो कोई बात नहीं, तीसरे के अंदर आ जाएगा रिमेनिंग अंडरस्कोर फीट और रिमेनिंग अंडरस्कोर इंचेस। ठीक है, फिर आया रिटर्न 0 और फिर आपने कर दिया क्लोज। तो कैसे बनाइए देखो। अब एग्जाम्पल के लिए आउटपुट स्क्रीन पर मान लीजिए आपका आ गया, आउटपुट पे आपने लिखा एंटर हाउ मेनी इंचेस, है ना। मान लीजिए आपने लिखा 28, एंटर कर दिया। अब इसके बाद वो अपने आप करेगा, फीट की वैल्यू कितनी होगी, 28 डिवाइडेड बाय 12, 4 आ जाएगी, है ना। और रिमेनिंग इंचेस कितने आएंगे, 28 मॉड्यूलस 12, कितने आ जाएंगे, ये भी 4, अच्छा ये 2 आ जाएगी और ये आ जाएगी आपकी 4, है ना, ये 4 आ जाएगी। बस उसके हिसाब से नीचे क्या लिखा हुआ आएगा, इन परसेंटाइल डी इंचेस, मतलब 28 इंचेस there are क्या, परसेंटाइल डी फीट, फीट की वैल्यू कितनी आई 2 फीट एंड हाउ मेनी इंचेस, परसेंटाइल डी इंचेस कितने, 4 इंचेस। इस तरह से आपके आउटपुट पे लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने ये नेक्स्ट लाइन में दिखाया, अदरवाइज ये पूरा एक ही लाइन में लिखा हुआ आपका आएगा। इस तरह से आप एग्जाम में
इसको मतलब एग्जाम में क्या मतलब ये धीरे धीरे इसको अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है कि हमें अगर कोई चीज डिवाइड हम कर रहे हैं तो डिवीजन के टाइम पर फ्लोट रिजल्ट नहीं आएगा, दोनों इंटीजर का अगर डिवीजन कर रहे हैं तो रिजल्ट आपका इंटीजर मिलेगा आपको, ठीक है। उस केस में अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो वहां मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर का यूज करेंगे, जैसे कि हमने इंचेस और फीट में किया कि फीट दे रखे हैं आपको तो आप इंचेस अगर दे रखे हैं तो फीट तो सिंपल डिवाइड करके मिल जाएंगे और जो रिमेनिंग इंचेस होंगे वो इंचेस में चले जाएंगे। तो बस ये चीज आपको इस तरह से, मैं एक एग्जांपल के लिए, मान लीजिए कोई आपसे कहे कि मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर को विद एग्जांपल प्रोग्रामिंग एग्जांपल समझाइए, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस, ठीक है। चलिए अब अगला आता है आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या होते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर? सबसे पहले इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। तो देखिए बेटा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट प्लस प्लस, इट इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। दिस इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो क्या होता है ये, इसका मतलब क्या है? किसी भी वेरिएबल के ऊपर, सबसे पहली बात तो ये यूनरी है, चाहे इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो, ये यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। इनका मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैं किसी एक वेरिएबल की बात करूं और माइनस माइनस जो है आपका, उसे हम कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर, है ना। इनके बारे में मैंने ऑलरेडी यहाँ जहां थ्योरी मैंने आपको बताई थी, बहुत ध्यान से देखते चलें कहां से कैसे पढ़ना है। यहाँ ऑलरेडी बता रखा है कि ऑपरेंड की वैल्यू को +1 करता है, ये ऑपरेंड की वैल्यू को -1 करता है ना। बस वो कैसे करता है, किस तरह से हम इसे काम कराते हैं, वो चीज हमें यहाँ पर देखनी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये प्लस प्लस की, सिर्फ मैं अभी इंक्रीमेंट की बात कर रही हूँ, मान लीजिए मैं सिर्फ इंक्रीमेंट की बात अगर करूं, तो ये क्या होगा, प्लस प्लस ए, दो तरीके से ये काम करेगा। या तो हम लिखेंगे प्लस प्लस ए या लिखेंगे ए प्लस प्लस, प्लस प्लस ए या ए प्लस प्लस, ठीक है। प्लस प्लस ए का मतलब भी क्या है, इसका मतलब है a इज इक्वल टू a+1, और इसका भी मतलब है a इज इक्वल टू a+1, दोनों का मतलब सेम है। लेकिन अगर ऑपरेंड से पहले आपने ये प्लस प्लस लगा रखा है तो उस केस में हम इसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। दिस इज प्री इंक्रीमेंट, दिस इज प्री इंक्रीमेंट एंड दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट। फिलहाल तो इतनी बातें याद रखनी है कि ये अगर ऑपरेंड से पहले प्लस प्लस लगा है तो उसे प्री इंक्रीमेंट कहते हैं, ऑपरेंड के बाद प्लस प्लस लगा है तो उसे पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। काम दोनों एक ही करते हैं, करते क्या है कि a इज इक्वल टू a+1 ये कर देते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। हमने एक कोड लिखा है ना, कोड में देखो कि इंट मेन, और मेन में सपोज मैंने कहा इंट a इज इक्वल टू 5 कॉमा, चलो a इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसके बाद मैंने लिख दिया a++, फिर हम प्रिंट कर रहे हैं printf %d a, और फिर मैंने लिखा माइनस माइनस a, फिर मैंने printf किया printf %d a, फिर लिखा रिटर्न 0, ठीक है। जैसे यहां मैंने ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपको बताया, बिल्कुल इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है ना। ये तो हो गया आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और एग्जैक्टली ऐसे ही यहां पर मैं बता देती हूँ डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उसके बाद इनका आइडिया जो होगा वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये भी दो होते हैं, अगेन इसकी तरह ही माइनस माइनस ए या a माइनस माइनस, ये क्या हुआ प्री, और ये पोस्ट। भाई ऑब्वियस सी बात है, ये प्री डिक्रीमेंट ये पोस्ट डिक्रीमेंट, बात एक ही है, मतलब इनका भी वही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है a इज इक्वल टू a-1, और इसका भी मतलब है a इज इक्वल टू a-1, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो ये जो हम कह रहे हैं कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो फिर ये अलग अलग हमने क्यों बना रखे हैं?
पहले लगाना इंक्रीमेंट या बाद में लगाना, क्या फर्क पड़ता है? एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब ये सिंपल अकेले यूज किए जाते हैं, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन में सिर्फ यही लिखते हैं, या तो प्लस प्लस ए या ए प्लस प्लस, माइनस माइनस ए या ए माइनस माइनस, तब इनका सबका रोल सेम होता है, चाहे प्री लगा लो चाहे पोस्ट लगा लो, कोई रोल डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अगर आप इसे किसी दूसरे ऑपरेटर के साथ या प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर डालते हैं तो इनका रोल चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है वो भी हम एग्जांपल में देखेंगे। तो इस एग्जांपल के अंदर बेटा क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हुआ, ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है इनिशियली वो कितनी है आपकी 5, ए की इनिशियली वैल्यू 5 है। फिर जब आपने ए प्लस प्लस किया तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, है ना। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी हो गई 6, ए की वैल्यू चेंज हो गई। तो अब ये जो ए की वैल्यू 5 थी अब ये वैल्यू 6 हो चुकी है ना, 6 हो गई है, अब ये वैल्यू 5 नहीं है। इतना क्लियर। अब जब आप प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, ये 6 प्रिंट करेगा, आउटपुट में 6 आएगा। तो अगर मैं यहां पर आउटपुट शो करूं तो आउटपुट में 6 मुझे नजर आएगा। ठीक, अब अगले पे आ जाओ, माइनस माइनस ए, ये क्या करता है, माइनस माइनस ए का मतलब क्या है, ये करता है a इज इक्वल टू ए माइनस 1। इसका मतलब हो गया a की अभी करंट वैल्यू कितनी है 6, अब 6 में से -1 करेगा तो क्या कर देगा वापस 5, है ना, 6 चेंज हो जाएगी, वापस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो a की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 5, पहले तो आपने इंक्रीमेंट करी बाद में आपने उसको डिक्रीमेंट कर दिया, है ना। तो वापस इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, उसी की वैल्यू जो जो होंगी वो हम चेंज करते जा रहे हैं। अब इसके अंदर आ गया 5, ठीक है। अब आप प्रिंट करा रहे हो तो क्या प्रिंट करेगा 5 प्रिंट करेगा, तो इसके आगे ये 5 प्रिंट करेगा, तो इट विल प्रिंट 6 5, ठीक है। तो किस तरह किया इसने, देखो पहले एक वेरिएबल लिया, पहले हमने उसको इंक्रीमेंट किया, चाहे पोस्ट हो चाहे प्री हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस स्टेटमेंट का मतलब है a इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो a की वैल्यू 5 थी इसलिए 6 कर दी, 6 आपने प्रिंट करा दिया। अब a की वैल्यू कितनी है 6, उसी वेरिएबल की वैल्यू 6 है। अब आप क्या कर रहे हैं, उस पर डिक्रीमेंट कर रहे हैं, डिक्रीमेंट करके इसकी वैल्यू कितनी होगी 5, अब आपने उस पर 5 प्रिंट करा दिया। तो ये एग्जांपल क्या बताता है कि चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, प्री हो पोस्ट हो, मतलब कहने का है कि पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट बात एक ही है, पोस्ट डिक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट बात एक ही है, अगर आप उसे किसी दूसरे ऑपरेटर के साथ यूज नहीं कर रहे हो। तो ये तो सिंपल एग्जांपल हो गया। अब इसी में हम थोड़ा सा प्री और पोस्ट में डिफरेंशिएशन के साथ में इसको समझते हैं कि अगर मैं प्री और पोस्ट में डिफरेंस बताऊं तो किस हिसाब से हम इसमें चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इंक्रीमेंट का एग्जांपल ले रही हूं, वैसे ही डिक्रीमेंट का एग्जांपल हो जाएगा, दो जैसे इंक्रीमेंट होगा वैसे ही डिक्रीमेंट का काम करेगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इंक्रीमेंट की बात करूं, ये चलो प्लस प्लस की बात करूं, तो प्लस प्लस में दो तरीके से हो सकता है, प्री और पोस्ट, है ना। तो अगर मैं ए के ऊपर बात करूं तो प्री के लिए मान लो मैंने कहा प्लस प्लस ए और पोस्ट को लिखेंगे ए प्लस प्लस, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क पड़ेगा, उसको हमें देखना है, ठीक है। एग्जाम्पल से देखेंगे, एग्जाम्पल में क्या है, सबसे पहले देखिए मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इंट मेन इंट a इज इक्वल टू 5 कॉमा बी, ठीक है। अब b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए मैंने लिखा, अब देखो मैंने खाली प्लस प्लस ए नहीं लिखा, मैंने b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए लिखा, मतलब एक एक्सप्रेशन के अंदर यूज किया इसको, ठीक। और अब हम प्रिंटफ a इज इक्वल टू परसेंटाइल d एंड b इज इक्वल टू परसेंटाइल d कॉमा a कॉमा b, ये हम प्रिंट करा रहे हैं। फिर हमने किया रिटर्न 0, ठीक है, ये काम किया। अब क्या होगा देखो ध्यान से देखो, जब ये b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए आपने लिखा तो इस केस में क्या होगा, इस एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशंस में हम डिवाइड कर देंगे। कैसे, दिस एक्सप्रेशन विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये करेगा a इज इक्वल टू ए प्लस 1 और उसके बाद ये कहेगा b इज इक्वल टू ए। इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन होगा ये दो पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। मतलब ये क्या कहता है, प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट मतलब a की वैल्यू, बहुत ध्यान से सुनो, a की वैल्यू को एक्सप्रेशन में यूज होने से पहले इसको इंक्रीमेंट कर दो। इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ a
बिफोर यूजिंग इट इनटू द एक्सप्रेशन, मतलब पहले ए को इंक्रीमेंट करो, उसके बाद जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू होगी उसको बी में असाइन करना। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो क्या हुआ, पहले ए की वैल्यू हो गई आपकी 6 और उसके बाद बी की वैल्यू हुई आपकी 6। यहां पर बी जो है उसमें आपने अभी वैल्यू नहीं डाली है ना, पहले आपने ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया और फिर वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू जो है वो बी के अंदर गई। ये है आपका प्री इंक्रीमेंट। और अगर आप पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, उसके लिए देखिए, इसी में अगर मैं अब पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करूं तो देखो, अब है इंट मेन इंट a इज इक्वल टू 5 कॉमा बी और b इज इक्वल टू a प्लस प्लस, और फिर प्रिंट एफ a इज इक्वल टू परसेंटाइल d एंड b इज इक्वल टू परसेंटाइल d कॉमा a कॉमा b। ये तो हमने यहां लिखा ही नहीं कि इसका आउटपुट कितना आया, चलिए लिखते हैं रिटर्न 0 और क्लोज। तो बेटा इस जब आप इसका आउटपुट चेक करेंगे इस कोड का, तो इसका आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आएगा a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 6। ये इसका आउटपुट आएगा सीधा, है ना भाई, ए भी 6 आएगा, बी भी 6 आएगा। पहले ए इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद उसकी वैल्यू बी में जाएगी। अब इस केस में क्या होगा, देखो अब ध्यान से देखना, ये जो स्टेटमेंट है, अब जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ। अगेन कैसे, पहला पार्ट क्या है, b इज इक्वल टू ए और फिर उसके बाद होगा a इज इक्वल टू a प्लस 1। इस सीक्वेंस में ये चलेगा, मतलब पहले तो a की वैल्यू b में असाइन हो जाएगी, उसके बाद a की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है कि वेरिएबल की वैल्यू को पहले आप एक्सप्रेशन में यूज कर लो, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करो, इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, है ना। तो यहाँ b की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू b में चली गई, तो b की वैल्यू यहाँ हो गई 5, a की वैल्यू 5 थी तो यहाँ b की वैल्यू 5 हो गई। अब a की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो अब a की वैल्यू हो गई 6। तो फाइनली जब आप प्रिंट करेंगे तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, आउटपुट में आउटपुट आएगा a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 5। ये चेंज है ना, इस तरह से आप इसको देखेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो अगर कोई आपको प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट में डिफरेंस पूछे तो ये डिफरेंस आप इसके बीच में बताएंगे, ठीक है बेटा। है ना, अब इसे मैं लिख देती हूं, दिस इज प्री इंक्रीमेंट एंड दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट। किस तरह से ये अलग अलग एक्सप्रेशंस में बिहेव करते हैं। प्री इंक्रीमेंट इस तरह से काम करेगा, पोस्ट इंक्रीमेंट इस तरह से काम करेगा। बेसिक नॉलेज क्या है, यहाँ तो हमने असाइनमेंट यूज किया, आप कोई भी ऑपरेटर यूज कर लीजिए। अगर आप प्री इंक्रीमेंट यूज करते हैं तो पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म होगा, उसके बाद उसकी वैल्यू एक्सप्रेशन में यूज होगी। पोस्ट इंक्रीमेंट के केस में पहले वेरिएबल की वैल्यू यूज हो जाएगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होगी, सीधी बात, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल प्रिंटफ का, अगर मैं एक एग्जाम्पल और लूं, देखिए एक और छोटा सा एग्जाम्पल यहां पर मैं क्रिएट करती हूं। देखिए बेटा, सपोज इंट मेन इंट a इज इक्वल टू सपोज 5, है ना, और दैट्स इट। अब मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंटाइल d कॉमा a प्लस प्लस, फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंटाइल d माइनस माइनस a, फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंटाइल d प्लस प्लस a, फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंटाइल d a माइनस माइनस।
इस तरह से मैंने लिखा है ना। अब आपको इसका आउटपुट बताना है क्या होगा, तो कैसे होगा देखो, समझो आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले तो क्या इंपॉर्टेंट बात है, ए की बात हम कर रहे हैं। ए एक वेरिएबल है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है। ए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपने अभी कहा 5 है। ए की वैल्यू आपने 5 ले ली, ठीक है। अब इस पे काम करना हम शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करा, प्रिंट कर रहे हैं ए प्लस प्लस। अब ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है कि पहले वेरिएबल की वैल्यू एक्सप्रेशन में यूज करो, उसके बाद इंक्रीमेंट करना। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ए की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो ही प्रिंट करेगा, तो आउटपुट आएगा 5। ए की ओरिजिनल वैल्यू को ही प्रिंट कर देगा, उसके बाद ये ए को इंक्रीमेंट करेगा, है ना। तो ए इंक्रीमेंट होकर कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस एक्सप्रेशन के बाद ए की वैल्यू 6 हो चुकी है, ठीक। तो या मैं इसको इस तरह से यहां पर लिख देती हूं कि ये ए की वैल्यू जो है, या इस तरह से चलो इसे शो कर देते हैं, दिस इज ए, दिस इज ए, इसकी वैल्यू 5 थी, है ना। अब इसकी वैल्यू चेंज होके 6 हो गई और प्रिंट पहले 5 हो गई। इतनी बात क्लियर। अब आप यहां आ गए, इस वाले एक्सप्रेशन में आ गए। इस एक्सप्रेशन में क्या हुआ, क्या लिखा है, माइनस माइनस ए। ये क्या है, डिक्रीमेंट कर रहा है, लेकिन ये प्री डिक्रीमेंट है। तो प्री डिक्रीमेंट का मतलब पहले इसे डिक्रीज करो, उसके बाद प्रिंट करो, है ना। तो अब ये क्या करेगा, ए की वैल्यू एग्जिस्टिंग कितनी है, 6 है भाई, इसके हिसाब से ए की वैल्यू एग्जिस्टिंग 6 है ना, यहां पर इस एक्सप्रेशन में। अब ये क्या करेगा, पहले इसको डिक्रीमेंट करेगा। तो पहले इसकी वैल्यू इसने की 5 और फिर इसने इसे प्रिंट किया, तो फिर इसे इसने प्रिंट कर दिया 5। भाई न्यू लाइन तो आपने कहीं लगा नहीं रखा, बैक टू बैक प्रिंट होंगे। तो देखो अभी तक क्या हुआ, पहले 5 था, 5 प्रिंट हुआ, फिर इसकी वैल्यू हो गई 6। यहां आपने पहले डिक्रीमेंट किया, फिर प्रिंट किया, तो फिर 5 कर दी, फिर प्रिंट कर दिया। अब ए की वैल्यू कितनी है, 5। अब आगे आ जाओ, अब आपने क्या किया, इसको फिर आपने इंक्रीमेंट कर दिया, पहले इंक्रीमेंट किया फिर प्रिंट किया। तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी हो गई, 5 थी। ए की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में 5 थी, अब यहां पर 6 हो गई और 6 प्रिंट हो गया। पहले इंक्रीमेंट होगी फिर प्रिंट होगी, 6 हो गया। अब अगले में क्या करा, ए माइनस माइनस। ये क्या कह रहा है कि देखो पोस्ट डिक्रीमेंट है। पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होगा, पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद डिक्रीमेंट होगा। तो प्रिंट क्या हो जाएगा, ये देखो। तो अब यहां पर ए की वैल्यू जो है वो कितनी है, 6। तो पहले प्रिंट कर दो, उसके बाद डिक्रीमेंट करो। तो अब इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होकर कितनी हो गई, 5, है ना। और अब अगर मैं आपसे कहूं कि अब आप ए को प्रिंट कर दो तो क्या प्रिंट होगा, मान लीजिए यहां पर मैं लिखूं प्रिंट है परसेंटाइल डी कॉमा ए, तो क्या प्रिंट होगा, तो यहां पर अब प्रिंट हो जाएगा आपका 5। बट डिक्रीमेंट हो गई, जैसे ही आपने किया ये इमीडिएटली डिक्रीमेंट हो गई। अब डिक्रीमेंट अगले स्टेटमेंट जब ये जाएगा तो ये डिक्रीमेंट होने के बाद जाएगा, तो ये वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से काम करेगा ये। आप प्रिंटफ के अंदर डाल दो या किसी और ऑपरेटर्स के साथ डाल दो, तो अलग अलग ऑपरेटर के साथ कंबाइन होने पर प्री और पोस्ट का बिहेवियर जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीपल आउटपुट क्वेश्चंस में आपसे पूछी जा सकती है। तो आई होप कि इतना तो समझ आप इजिली पाएंगे बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इतना क्लियर। अब अगला देखते हैं, रिलेशन। तो हमने, हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया था कि हम लौट के वापस आएंगे यहाँ पर, तब आपको ये बात समझ आएगी। तो अब देखिए मॉड्यूलर डिवीजन के बारे में हमने पूरी बात कर ली। अब यहाँ प्लस प्लस और माइनस माइनस के बारे में हम बात कर रहे थे, है ना। ये क्या करता है, ए प्लस प्लस, और ये माइनस माइनस क्या करता है, ए माइनस माइनस। तो ये एग्जाम्पल था जिसको मैंने आपसे कहा था कि इसको हम बाद में देखेंगे। अब देखिए ये चीज मैंने आपको समझा दी। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 25। ए की वैल्यू है 25 और बी की वैल्यू है 5, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, ए प्लस प्लस क्या है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब ए की वैल्यू पहले प्रिंट हो जाएगी उसके बाद इंक्रीमेंट होगी। तो प्रिंट तो 25 ही होगा, तो देखो 25 प्रिंट हो गया, है ना। अब ये इंक्रीमेंट हो गई, पहले इसकी वैल्यू कितनी है, देखो ए की वैल्यू 25 है तो 25 प्रिंट हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर ए की वैल्यू 25 है, 25 प्रिंट कर दिया, प्रिंट होते ही इसकी वैल्यू 25 से 26 चेंज हो गई, है ना। और अगले स्टेटमेंट में आप आए तो आपने ए माइनस माइनस लिखा है, तो मतलब पोस्ट डिक्रीमेंट है। पहले प्रिंट हो जाएगी, तो कितनी प्रिंट होगी, 26, उसके बाद डिक्रीमेंट होगी, तो डिक्रीमेंट होके अब फिर ये 25 हो जाएगी, लेकिन 25 होने से पहले ये प्रिंट हो जाएगा, तो इसलिए वहां पर 26 ये शो कर रहा है। इस तरह से बस आपको समझना है, बहुत आसान चीजें हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ एक एक चीज को इंपॉर्टेंटली याद रखना है, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और एक बार आपको समझ में आ गए तो फिर कोई प्रॉब्लम किसी तरह की बात ही नहीं है, ठीक है बेटा।
अब आते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर। क्या होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर? जो कि दो ऑपरेंड्स के बीच में कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं। कंपैरिजन मतलब कोई छोटा है, बड़ा है, बराबर है, उस काम के लिए जो ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं उन्हें रिलेशनल ऑपरेटर कहा जाता है। और ये जो रिजल्ट देते हैं वो बूलियन वैल्यू की फॉर्म में देते हैं, मतलब या तो ये ट्रू देते हैं या फॉल्स देते हैं। ध्यान रखना, अगर इनका रिजल्ट ट्रू है तो इसका मतलब ये रिटर्न करेगा वैल्यू 1, और अगर ये फॉल्स देता है तो रिटर्न करेगा वैल्यू 0। तो देखो ट्रू या फॉल्स ये रिटर्न करेंगे। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। तो अगर मैं एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए आपने लिखा लेस देन, तो आप यदि लिखेंगे a लेस देन b, ये ऑपरेटर आपने a और b के बीच में लगा दिया, तो अगर a की वैल्यू b से छोटी है तो ये ट्रू देगा। भैया a, मान लो मैंने कहा कि a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 20, तो अब मैं कहूँ कि a की वैल्यू b से छोटी है, जैसे हम बोल रहे हैं ना वैसे हमने यहाँ ऑपरेटर लगा रखा है, a इज लेस देन b, a इज लेस देन b। क्या सही है? अगर सही है तो इट विल रिटर्न ट्रू। ट्रू मतलब 1, अगर ट्रू होगा तो इट विल रिटर्न 1, अगर फॉल्स होगा तो इट विल रिटर्न 0। ठीक है, इसी तरह ये क्या कहेगा, अगर a b से बड़ा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। a अगर लेस देन इक्वल टू b है तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स। अब इस बात का क्या मतलब है? a लेस देन इक्वल टू b का मतलब क्या है कि a की वैल्यू मान लो 10 है और b की वैल्यू भी 10 है, तो क्या ये ट्रू है? ट्रू है। a लेस देन b नहीं, लेकिन लेस देन इक्वल टू तो है, लेस नहीं है तो इक्वल टू तो है, तो इसलिए ये ट्रू है। ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू में इक्वल टू का साइन जो है वो इंक्लूसिव हो जाता है। डबल इक्वल टू क्या कहता है? इक्वल टू मतलब इनकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। अगर हमें सी प्रोग्रामिंग में दो वैल्यूज को इक्वलिटी के लिए चेक करना है कि वेदर दीज टू वैल्यूज आर सेम और नॉट, तो उसके लिए हम डबल इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज इक्वलिटी ऑपरेटर। ये चेक करता है कि ये दो वैल्यूज इक्वल है या नहीं, तो ये इक्वलिटी ऑपरेटर हो गया, है ना। और फिर इसके बाद आ गया नॉट इक्वल टू। ये कैसे चेक करेंगे? मान लो a 10 है और b 20 है, हम कह रहे हैं a इज नॉट इक्वल टू b, तो इट विल बी ट्रू। एग्जाम्पल से समझो, देखो बेस्ट एग्जाम्पल है, प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल की हेल्प से ये सबसे अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। देखिए आपके पास a है उसकी वैल्यू है 25, और एक है आपके पास b उसकी वैल्यू है 5। अब एक एक करके देखो, यहां पर क्या लिखा है? a इज लेस देन b, a इज लेस देन b, a की वैल्यू है 25 इज लेस देन 5। क्या ये ट्रू है? नहीं, फॉल्स है। तो ये फॉल्स है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? 0। अगर फॉल्स है तो मिलेगा 0, अगर ट्रू है तो मिलेगा 1। तो देखो इसने 0 प्रिंट कर दिया, इट हैज प्रिंटेड 0। ठीक है, अब यहां आ जाओ, a इज ग्रेटर देन b, तो a इज ग्रेटर देन b का मतलब a इज ग्रेटर देन b, दैट मींस 25 इज ग्रेटर देन 5, तो दिस इज ट्रू। ट्रू मतलब 1, तो इट विल रिटर्न 1। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी इसकी जगह। a लेस देन इक्वल टू b, a लेस देन इक्वल टू b मतलब a की वैल्यू है 25 लेस देन इक्वल टू 5। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स है तो मतलब 0, इट विल प्रिंट 0। आप सिंपल प्रिंट ही तो कर रहे हो, जो भी वैल्यू यहाँ आ रही है उस वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे। अब यहाँ देखिए a ग्रेटर देन इक्वल टू b, a ग्रेटर देन इक्वल टू b, दैट मीन्स 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दिस इज ट्रू, और ट्रू है तो ये 1 प्रिंट कर देगा, दिस इज 1। Now a is equal to b. Is it true or false? False. A is 25, b is 5. A is equal to b. That means 25 is equal to 5. So this is false. क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, false. तो 0. It will give 0. यहाँ आ जाइए, a not equal to b. ये कह रहा है a और b बराबर नहीं है। हाँ, ये बात सही है। तो a not equal to b. That means 25 is not equal to 5. This is true. है ना, दिस इज ट्रू, देन इफ इट इज ट्रू देन इट विल प्रिंट 1, दैट्स इट, दिस इज हाउ इट विल डू इट। ठीक है बेटा, तो सिंपल रिलेशनल ऑपरेटर किस लिए होते हैं कि अगर दो वैल्यूज को आप कंपेयर करना चाहते हैं तो ये काम आप रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब आ जाता है आपका नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का क्या मतलब होता है? ये देखिए, अब आपने लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे कुछ बच्चों ने, मतलब अगर लॉजिकल ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ये क्या करते हैं? दो या दो से ज्यादा कंडीशंस अगर हम लगाएं, जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए हमें कोई प्रोग्राम बनाना है कि एक नंबर है वो 7 से बड़ा होना चाहिए, 11 लेकिन 11 से कम होना चाहिए, तो एक कंडीशन हम बनाएंगे। मान लीजिए a एक नंबर है, a शुड बी ग्रेटर देन 7 एंड साथ साथ a शुड बी लेस देन 10।
ये दो कंडीशन हो गई कि ऐसा नंबर प्रिंट करो, अगर चेक करना है कि नंबर 7 से छोटा हो और साथ साथ 10 से, मतलब 7 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो, तो दो कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट हमें होती है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहते हैं? एंड ऑपरेटर, ऑपरेटर और लॉजिकल नॉट, तीन टाइप के ऑपरेटर्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। किस तरह से हम इन्हें यूज करते हैं वो देखिए। दे आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर कंडीशंस और टू कॉम्प्लीमेंट द इवैल्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल कंडीशन इन कंसिडरेशन। अभी देखेंगे क्या मतलब है इस बात का। इट रिजल्ट्स इन बूलियन वैल्यू इधर ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, जो हमने कहा है ना, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब आपको एक चीज इससे पहले समझनी है, देखिए कि तीन है हमारे पास एंड, सबसे पहले एंड की बात कर रहे हैं, फिर हम और की बात करेंगे और फिर नॉट की बात करेंगे। तो उसकी ये टेबल मैं बना रही हूँ, इस टेबल को आपको याद रखना है। मान लीजिए, और ये तीनों ही, ये जो है दोनों एंड और जो है, ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं और जो लॉजिकल नॉट है वो यूनरी ऑपरेटर है। मतलब ये दो ऑपरेंड्स पे काम करेंगे और नॉट सिंगल ऑपरेंड पे काम करेगा, ठीक है। तो दो ऑपरेंड मतलब अगर मैं यहां लिखूं ऑपरेंड 1, इधर मैं कहूं ऑपरेंड 2 और ये है मेरा रिजल्ट, ठीक है। तो क्या होगा? 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये चार कॉम्बिनेशन है। ये 0 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा? क्या मतलब? एंड ये कहता है कि रिजल्ट तभी ट्रू होगा जब दोनों ऑपरेंड ट्रू होंगे। यहां पर जो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ टेबल में, टेबल जो बना रही हूँ उसके अंदर आपका ट्रू को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से, फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 से। इस तरह से आप समझिए इसको, ठीक है। तो रिजल्ट जो होगा, एंड ऑपरेशन ये कहेगा कि अगर दोनों ऑपरेंड 1 है, दोनों ट्रू हैं, तभी रिजल्ट ट्रू होगा। दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स होगा। तो मतलब सिर्फ यहां 1 आएगा, बाकी सब जगह आपका 0 आएगा। ये आपकी टेबल हो गई किसकी? ये टेबल हो गई आपकी लॉजिकल एंड की। ये बात ये कहता है ना, ये इस तरह से ये बात इसने कही कि भाई ये कॉम्बिनेशन आपका चलेगा। दोनों इनपुट 0 है तो 0, एक भी 0 है तो 0, दोनों 1 है तो ही आपका रिजल्ट जो होगा वो 1 आएगा, ठीक है। अब और क्या कहता है, और के बारे में देखो। और के लिए देखो, ये कहता है ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 और फिर ये आ गया आपका रिजल्ट, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 और 1 1, वही कॉम्बिनेशन है। और क्या कहता है कि दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू है तो रिजल्ट जो है वो ट्रू है। और मतलब और क्या क्या मतलब है? या तो ये या ये, कोई भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई एक भी ट्रू होगा तो रिजल्ट जो होगा वो ट्रू हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक भी 1 होगा तो रिजल्ट 1 होगा। तो मतलब रिजल्ट 0 1 1 1, ये इसकी टेबल हो गई आपकी। बस इसके हिसाब से ये लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है ये चलते हैं। तो ये टेबल सीधी सीधी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है ना। ये हो गई आपकी टेबल्स, क्लियर। So this is operand 1, this is operand 2 and this is रिजल्ट। एक और बात इंपॉर्टेंट है बेटा कि जो भी चीज मैं यहाँ पर अपने आप लिख रही हूँ वो आपके नोट्स का पार्ट है। सिर्फ समझाने के लिए मैं कोई चीज यहाँ नहीं लिख रही हूँ। जो भी मैं चीज लिख रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछी जा सकती है और आपको वो याद भी रखनी है। तो नोट्स पर्पज से भी आपको हर चीज को नोट डाउन यहाँ पर करना है। तीसरा है आपका नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, किस तरह से काम करता है? एक ऑपरेंड पे काम करेगा और उसके साथ आपका लगा हुआ है रिजल्ट, ठीक है। ऑपरेंड अगर 0 है तो रिजल्ट आपका 1 है, ऑपरेंड अगर 1 है तो आपका रिजल्ट 0 है। मतलब
ट्रू को फॉल्स बना देता है और फॉल्स को ट्रू बना देता है। इस तरह से ये काम करता है। अगर रिजल्ट ट्रू है तो उसे ये फॉल्स बनाएगा, और अगर फॉल्स है तो उसको ये ट्रू बना देगा। अब हम इसे एग्जाम्पल से देखेंगे एक एक करके कि ये किस तरह से चलेंगे। देखो, ठीक, अब देखो, फिर पढ़ो। सिंबल है लॉजिकल एंड, जो एंड ऑपरेशन जो मैंने कहा उसको यहाँ पर लॉजिकल एंड बोला जाता है। उसका सिंबल है डबल एंड, बिना किसी स्पेस के डबल एंड लगाओगे तो आपको लॉजिकल एंड आप रिप्रेजेंट करोगे, ये इसका सिंबल है। ऐसे ही लॉजिकल और, मतलब और ऑपरेशन के लिए जो मैंने आपको अभी टेबल बताई उस तरह से ये काम करेगा। और दो पाइप आपको बनाने होंगे कीबोर्ड में, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ ये पाइप्स बने रहते हैं, दो पाइप आपको यहाँ लिखने हैं, ठीक है। फिर आता है आपका लॉजिकल नॉट, ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है ये लॉजिकल नॉट का सिंबल होता है। ठीक, काम कैसे करेंगे ये देखो। लॉजिकल एंड क्या कहता है, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू। अगर इसके दोनों ऑपरेंड ट्रू है तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स, है ना। रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ और एनी ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। मतलब दोनों में से या तो दोनों ट्रू हो या कोई एक ट्रू हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। रिटर्न्स ट्रू इफ द ऑपरेंड इज फॉल्स, है ना। तो यहां मैं लिख देती हूं अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स, ऐसे ये अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स, और इसमें भी अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। अगर ऑपरेंड ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लिखेंगे कैसे, ऐसे दो ऑपरेंड्स के बीच में एंड लगा दिया, और लगा दिया, या सिंगल ऑपरेंड पे आपने नॉट लगा दिया, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये इनकी टेबल्स हो गई। अब आप यहाँ पर देखिए किस तरह से काम कर रहे हैं। सबसे पहले 25 और 5 दो है ना। देखो कैसे चलेगा, ए एंड बी। एक बात हमेशा यहाँ ध्यान रखनी है आपको, एनी नॉन जीरो वैल्यू, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, एनी non-zero value is true and 0 is false। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट है आपके लिए, कि कहीं भी अगर आप देख रहे हैं कि कोई चीज ट्रू है या फॉल्स है, तो अगर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आपको मिल रही है तो वो ट्रू है, अगर जीरो मिल रहा है तो वो फॉल्स है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आप चेक करिए, यहां पर देखिए ए की वैल्यू बेटा क्या है, चेक करो एक एक करके, ए एंड बी, तो ये क्या है, लॉजिकल एंड है। ए की वैल्यू है 25 और बी की वैल्यू है 5, नॉन जीरो है तो ट्रू है, दिस इज ऑल्सो नॉन जीरो, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बोथ आर ट्रू, तो रिजल्ट विल बी ट्रू। ट्रू मतलब 1, ट्रू मतलब 1, तो क्या आ गया रिजल्ट 1। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। उसके बाद आया ए और बी, ए और बी, ए क्या है 25, बी क्या है 5, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, बोथ आर ट्रू, तो नेचुरली ट्रू तो होना ही है, और है बीच में तो ट्रू तो होना ही है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तीसरा है नॉट ए, नॉट ए, तो मतलब नॉट ए की वैल्यू क्या है, नॉट ए क्या है, ए इज 25 एंड दिस 25 इज ट्रू, तो नॉट ऑफ ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स मतलब 0। इस तरह से आया, देखो नॉट ए, ए की वैल्यू क्या है 25, दिस इज व्हाट, ट्रू और फॉल्स, दिस इज ट्रू, तो ट्रू को नॉट कर दो, निगेट कर दो, मतलब फॉल्स बन गया, फॉल्स मतलब 0, तो इट विल प्रिंट 0। दिस इज हाउ दे वर्क। ठीक है, तो नॉट क्या करता है, अगर आपने ट्रू वैल्यू पे लगाया तो उसको फॉल्स बना देता है, फॉल्स पे लगाओगे तो उसको ट्रू बना देगा। तो ये उसका बेसिक डिपिक्शन है कि किस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके चलते हैं। सिंपल सिंपल इंट्रोडक्शन अभी हम इसका कर रहे हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे कि सिंगल असाइनमेंट और इक्वालिटी ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, देखिए अगर मैं सिंगल असाइनमेंट लिखूं, असाइनमेंट ऑपरेटर है ये मेरा, है ना, और ये है इक्वालिटी ऑपरेटर।
दिस इज डबल इक्वल टू। दोनों में क्या डिफरेंस है? दिस इज इक्वल टू। ठीक, कैसे? अगर जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि इंट a इज इक्वल टू इंट a इज इक्वल टू 5 कॉमा b इज इक्वल टू 10, है ना, और कॉमा c, ये लिखा हुआ है मैंने। अब इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं इधर की तरफ ले आऊं और मैं आपसे कहूं c इज इक्वल टू, या मैं कहूं, हाँ चलो, c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b, मैंने ये लिखा c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b, है ना, और यहां मैंने लिखा, इस केस में मैंने लिखा c इज इक्वल टू a इक्वल टू, ठीक। तो यहां मैंने क्या किया, देखो ध्यान से देखो, ये जो है ये असाइनमेंट है, तो पहले b की वैल्यू a में जाएगी, है ना, तो b की वैल्यू पहले a में गई, तो b की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ 10 था तो इसमें भी 10 चला गया, और फिर ये जो 10 वैल्यू होगी, ये 10 वैल्यू फिर c में जाएगी, ये भी 10 हो जाएगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, लेफ्ट वाली वैल्यू को उठा के जो राइट वाली वैल्यू है एक्सप्रेशन की, उसे उठा के लेफ्ट वाले एक्सप्रेशन में असाइन कर देता है। तो सिंपल अगर मैं कहूं कि a इज इक्वल टू b में लिख रही हूं, तो दैट मीन्स आई एम असाइनिंग द वैल्यू ऑफ b इंटू a। जो वैल्यू b की है वही वैल्यू a की हो जाएगी, इसका ये मतलब है। और अगर मैं आपसे कहूं कि आई एम राइटिंग a इक्वल टू b, तो मैं चेक कर रही हूं कि क्या a और b दोनों की वैल्यू सेम है या अलग अलग है। इस टाइम पर हम इन दोनों की इक्वलिटी चेक कर रहे हैं कि क्या ये दोनों वैल्यू सेम है या दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब यहाँ इसका मैं रिजल्ट अगर मैं बताऊं आपको तो देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा, c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b। तो क्या कहा मैंने कि पहले फर्स्ट b विल बी असाइन टू a, b विल बी असाइन टू a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 10, b की वैल्यू 10 थी, a की वैल्यू भी 10 हो गई, और नाउ दिस a इज असाइन टू c, जो होल एक्सप्रेशन इज असाइन टू c, तो c की वैल्यू भी 10 हो गई। तो रिजल्टेंट जो c की वैल्यू है वो हो गई आपकी 10, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, अब ये क्या कर रहा है, a इज इक्वल टू b, ये चेक कर रहा है। तो इक्वल टू b मतलब ये चेक करेगा कि क्या a और b दोनों सेम है या अलग अलग हैं। तो इसका मतलब हुआ ये है 5 इक्वल टू 10, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, तो इट विल गिव फॉल्स, मतलब 0। तो यहां पर c की वैल्यू आ गई आपकी 0। ये डिफरेंस है दोनों में। अगर आपने इक्वल टू लगाया है तो वैल्यू असाइन हो रही है, और अगर आप इक्वल टू लगाते हो तो वैल्यूज कंपेयर हो रही हैं कि वो दोनों इक्वल है या नहीं, ठीक है बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर याद रखनी है, ये इक्वलिटी ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, जबकि ये जो है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये सिंपल वैल्यूज को असाइन करने का काम करता है, ठीक है। एक और असाइनमेंट ऑपरेटर में कंपाउंड असाइनमेंट्स भी होते हैं। देखिए क्या होते हैं कंपाउंड असाइनमेंट्स, जैसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलो डिवीजन इक्वल टू। इनका क्या मतलब है, हमने इन ऑपरेटर्स को असाइनमेंट के साथ कंबाइन कर दिया, है ना। जैसे किस तरह से लगेंगे, ये बाइनरी है, सारे सब बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। किस तरह करते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा a प्लस इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू a प्लस 2। अगर मैंने लिखा a माइनस इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू a माइनस 2। तो इसी तरह से ये सारे हो जाएंगे एग्जैक्टली। तो इन्हें कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। पहली चीज हल्का हल्का हिंट दे रही हूं क्योंकि इस बार नंबर ऑफ ऑपरेटर आपके रिड्यूस हो गए, तो इसमें बस कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता के चल रही हूँ, ठीक है। फिर एक आता है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। किस तरह से काम करता है, देखिए 3 एक्सप्रेशंस के ऊपर ये काम करेगा। एक्सप्रेशन 1, फिर लगाओ क्वेश्चन मार्क, फिर लिखो एक्सप्रेशन 2, फिर कोलन और एक्सप्रेशन 3। 3 एक्सप्रेशंस के ऊपर आप ये काम करते हैं, है ना। और मैं ये जो ऑपरेटर है इसका कलर चेंज कर देती हूँ जिससे कि आपको ये क्लैरिटी से दिखाई दे। ऑपरेटर जो है ये है क्वेश्चन मार्क
और कोलन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो आपका ऑपरेशन है। ठीक है, ये किस तरह से काम करता है, आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे, एक्सप्रेशन 1 को। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है, इफ दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू, तो ये एक्सप्रेशन 2 को इवैल्यूएट करेगा और फिर एग्जिट कर जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, ये टर्नरी ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर एक इकलौता टर्नरी ऑपरेटर है जो इन दो सिंबल के कॉम्बिनेशन से बनता है और तीन चीजों के ऊपर काम करता है, तीन ऑपरेंड इसके होते हैं। कैसे काम करता है, ये एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू को चेक करता है, अगर ये वैल्यू ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 को इवैल्यूएट करता है, नहीं तो एक्सप्रेशन 3 को इवैल्यूएट करता है, अगर ये फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 को इवैल्यूएट करता है। मतलब एक्सप्रेशन 2 और 3 में से सिर्फ एक ही वैल्यू इवैल्यूएट होती है और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सप्रेशन 1 के ऊपर। जैसे एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे कहूं a इज इक्वल टू, सपोज a इज इक्वल टू सपोज 10 क्वेश्चन मार्क और 5 और 3, मान लो मैंने ये लिखा, बहुत ध्यान से देखना, ये कंडीशनल ऑपरेटर है, तो ये क्या हुआ, एक्सप्रेशन 1, दिस इज एक्सप्रेशन 1, दिस इज एक्सप्रेशन 2 एंड दिस इज एक्सप्रेशन 3, है ना। अब अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू है, अब बताओ क्या ये एक्सप्रेशन 1 ट्रू है, दिस इज ट्रू, नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू, इफ दिस इज ट्रू देन दिस विल बी एग्जीक्यूटेड, मतलब a की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। अगर यहां पर फॉल्स होता, इसके केस में हम लिख सकते हैं कि a की जो वैल्यू होगी वो 5 असाइन हो जाएगी, 3 को ये छोड़ देगा। अब इसी स्टेटमेंट को मैं दूसरी और कैसे लिख सकती हूँ, a इज इक्वल टू 0, और या कैसे लिखूं, सपोज मैं लिखा 10 इज लेस देन 5, 5 3, ये लो मैंने ये लिख दिया। तो अब इस केस में क्या है, ये ब्रैकेट, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके पहले वाला है एक्सप्रेशन 1, ये है एक्सप्रेशन ट्रू और ये है एक्सप्रेशन 3, है ना। तो अब क्या हुआ आपका, व्हाट इज दिस, दिस इज ट्रू और फॉल्स, दिस इज फॉल्स, फॉल्स मतलब 0, अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स है तो फिर कहां जाओगे, एक्सप्रेशन 3 पर, तो इस केस में a की वैल्यू आ जाएगी 3। ये होता है कंडीशनल ऑपरेटर। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 इवैल्यूएट होगा, अगर ये फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 इवैल्यूएट होगा। ये काम हम कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से कर लेते हैं। तो ये इसके पहला केस है और ये इसका दूसरा केस है। ट्रू होगा तो क्या होगा, फॉल्स होगा तो क्या होगा। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन बस इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो सी प्रोग्रामिंग में आपके पास होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता रखा है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है, ये हम यूज करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को, ये देखिए जैसे मैं कहूं a इज इक्वल टू b, है ना, तो इट असाइंस वैल्यू ऑफ b टू a, इट असाइंस द वैल्यू ऑफ b टू a, मतलब a में जो वैल्यू, जो b में वैल्यू थी वही वैल्यू a की भी हो जाएगी। बस ये बात ध्यान रखनी है। और ये क्या करता है, इट चेक्स फॉर इक्वलिटी, ये इक्वलिटी के लिए चेक करता है कि दोनों जो है वो बराबर है या नहीं। तो a इक्वल टू b अगर है तो इट चेक्स इफ बोथ a एंड b आर एग्जैक्टली इक्वल और नॉट। अगर इनकी वैल्यू सेम है तो ये 1 रिटर्न करती है, नहीं तो 0 रिटर्न करती है। 1 इफ सेम, 0 इफ डिफरेंट। बहुत सीधी बात है। रिजल्ट जो होगा वो 1 होगा अगर सेम है, और अगर 0 है तो वो डिफरेंट है तो वो रिजल्ट 0 प्रोड्यूस कर देगा। तो इस तरह बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में हमने बात की। एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बेटा हमने देखा कि कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। यहाँ मैंने आपको बता दिया ये कुछ ऑपरेटर्स के, भाई ये बिटवाइज ऑपरेटर है, थोड़ा सा एक लेंथी रहेगा, सिलेबस में मेंशन नहीं है तो मैं इसको ड्रॉप कर रही हूँ। कभी आगे अगर मुझे लगा कि टाइम बचा सिलेबस में तो इसके बारे में जरूर मैं इंट्रोड्यूस करूंगी आपको।
असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर भी एक ऑपरेटर होता है, ये वाला ऐसे कॉमा ऑपरेटर हम लगा देते हैं। इसके ऊपर मैं एक दो आउटपुट क्वेश्चन करा दूंगी तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। एक साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, इसके अंदर हम कोई अगर डेटा डाल दें, जैसे हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए मैं साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर इंट लिख दूं, तो ये मुझे बता देगा कि ये हाउ मेनी बाइट इट विल टेक इनटू द मेमोरी। इट विल टेल हाउ मेनी बाइट its argument occupies in the memory। इसका आर्ग्यूमेंट मतलब साइज ऑफ के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो ये बताएगा कि वो कितने बाइट लेता है मेमोरी में, ये मेमोरी में कितने बाइट लेगा। मान लो 16 बिट कंपाइलर है तो इट विल गिव 2 बाइट्स, इसका रिजल्ट होगा 2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ मान लो लिख दें साइज ऑफ के अंदर, मैं लिख दूं सपोज एग्जांपल मैं पूछती हूँ आपसे साइज ऑफ, और मैंने लिखा सपोज ए, इट विल गिव 1 बाइट, है ना। क्या है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर एक बाइट लेता है स्टोर में। तो बेसिकली साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी चीज को जो आप इसके आर्गुमेंट के बीच में लिखेंगे ये उसका साइज बता देगा मेमोरी में, ये कितना साइज ऑक्यूपाई करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑपरेटर्स। ठीक है, पहले हमने यहाँ पर आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बात की, एग्जाम्पल से समझ लिया। फिर हमने मॉड्यूलर डिवीजन के बारे में डिटेल में बात की, फिर मॉड्यूलर डिवीजन के ऊपर एक कोड लिखा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं जो आपको याद रखनी है, आउटपुट क्वेश्चंस में आपके काम आएंगी। फिर हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में बात की, और फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हमने बात की, उनका एग्जाम्पल समझा। फिर असाइनमेंट और इक्वालिटी में डिफरेंस देखा, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। और फिर कंपाउंड असाइनमेंट और कंडीशनल ऑपरेटर में हल्का हल्का मैंने आपको चीजें बता दी, क्योंकि कई बार कोड में लिखी हुई ये चीजें आ जाती हैं। और देखो इस कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, इसमें दीज मेनी क्वेश्चंस आर ऑलरेडी आस्क्ड। व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, define operator and operands, discuss about the different type of operators used in programming, significance of operator in programming language, discuss various operators used in C programming language with example, describe the use of logical and logical or operator in C with example, all arithmetic operators, different type of operator in detail, differentiate assignment and equality operator। देखिए, write a program in C to elaborate the use of logical and logical or operators। इसीलिए मैंने सारी प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको डिफरेंसेस इसमें समझाए हैं ताकि आप इजीली उसे कर लें। That's all for now. Thank you.